तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वर्णमाला के अधिकतर टाइप हमने ख़त्म कर दिए थे। इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ मैं। उसके बाद का पोर्शन इस वीडियो में, ये कंपनी के आधार पर जब हम बांटते हैं सभी वर्णमाला के वर्णों को, तो उसमें घोष और अघोष के आधार पर बांटते हैं उनको। तो घोष उन्हें बोलते हैं जिनको बोलने से कंपन पैदा होता हो, इनको बोलने से कंपन निकलता हो, कंपन पैदा होता हो। तो इसमें कंपन पैदा होने वाले में 3 है, 4 है और 5 है। 3, 4, 5 की कौन सी भी बात कर रहा है भाई? मैं 3, 4, 5 कह रहा हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बताया था कै वर्ग, फिर मैंने बताया था आपको चै वर्ग, फिर बताया था मैंने कचट तै वर्ग, फिर तै वर्ग, ठीक, पै वर्ग, ऐसा बताया था मैंने। और कै में फिर आ गया था कै, ख, ग, घ, अंग। तो ये कै पूरे का पूरी जो नीचे तक सीरीज है, ये है पहला, ये है दूसरा स्तंभ, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा, ऐसे, ठीक। तो ये तीसरा चौथा पांचवे की बात हो रही, तो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, इस वाले की बात हो रही। तो ये सारे घोष में आएंगे, ठीक। इन्हें सहघोष भी बोलते हैं, घोष भी नहीं बोलते हैं, ठीक। और इनसे अलग कौन आता है इसमें? इनसे अलग इसमें आ सकता है, जैसे ये स्वर दिए हुए हैं, ठीक, और ये ल व है भी इसी में आता है डे। तो सारे के सारे स्वर इसी में आएंगे, ठीक है, क्योंकि सहघोष है। सहघोष मतलब सैफ और स्वर बोलते हैं, सहघोष। फिर य र ल व ये सब कुछ इसी में आएंगे, ठीक है, और है भी इसी में आएगा। ये र ल व को क्या बोलते हैं हम? य र ल व को बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, ठीक। है भी इसी में आता है किस में आता है? स है में। ये है एक उष्ण व्यंजन, तो है वाला पोर्शन इसमें आता है, ठीक। और फिर ये डै और ढै भी इसमें। ये डै ढै हमने कहाँ पढ़े थे? हमने पढ़े थे मूर्धा में, ठीक। ऋषि के साथ रहा करते थे। ऋषि से उठ कर सीधे कहाँ आ गए हैं? ये घोष में आ गए, घोष बजाने लगे, जैसे मंदिरों में घोष बजा करता था, ठीक, आरती वगैरह के समय पर। तो वो मंदिर ऋषि के साथ रहा करते थे। ये कनेक्शन हो जाएगा, इन बात में रिलेट होगी ये बात, तो यहाँ इसे याद कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर पढ़ते हैं हम अघोष कौन से हैं। तो अघोष मैंने लिखे हैं 2, 1 और 2, ठीक, 1 और 2, यानी कै वर्ग में कै च कै वर्ग है, फिर कै के बाद कचट तप च है, फिर ट है, ये वाले, ये पहले वाला, ये पहले वाला पूरा का पूरा ये हम अघोष में रखेंगे। दूसरे वाला भी हम अघोष में रखेंगे। दूसरे वाला कौन सा होगा? जैसे कै के बाद यहाँ ख आएगा, च के बाद छ आएगा, ट के बाद ठ आएगा, ये वाला। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों अघोष में रखते हैं। अघोष है ना, पहला आता है, इसलिए पहला और दूसरा इसमें रखते हैं अघोष में, ठीक। इसमें एक छूट गया कि 3 प्रकार के स भी हम इसी में रखते हैं। तीनों प्रकार के स हम किस में रखते हैं? इसी में रखते हैं। जैसे स, फिर बड़ा स, फिर पेट पटासा स, ये तीनों भी हम इसी अघोष के अंदर ही रखते हैं। याद रखना, अघोष मतलब स भी आएंगे, क्योंकि स बोलने में कोई ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा है। हालांकि उष्ण व्यंजन है, हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, लेकिन कंपन नहीं होता है, इसलिए रखते हैं इनको। इसके बाद अगला है हमारा अल्पप्राण। अल्पप्राण मतलब हवा निकलने के आधार पर कह रहे हैं कि हवा ज़्यादा निकलती है तो महाप्राण, कम निकलती है तो अल्पप्राण। ज़्यादा निकलती है, अगर ज़्यादा निकल गई तो महाप्राण, मतलब सारी हवा निकल गई। महाप्राण तो पूरे ही प्राण निकल गए, तो जिसकी हवा निकल गई सब महाप्राण में रखेंगे। 2-4 मिनट का बोलते हैं भाई, देखने आ जाओ, 2-4 मिनट का ही है, इसलिए महाप्राण की श्रेणी में इसको रखा गया। इसी में आते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन भाई जब हवा निकल जा सब, तो माहौल जो है थोड़ा सा गर्म हो ही जाता है। उष्ण व्यंजन भी इसी में आते हैं सारे के सारे, ठीक है। और जब हवा निकल गई उसके बाद विसर्ग भी इसी में रखते हैं हम, विसर्ग भी इसी में रखते हैं, और ढह भी इसी में रखते हैं। ढह ढक्कन, ढक्कन मतलब ढक्कन आदमी है, हवा निकलेगी, चलो कोई बात नहीं, मान लेंगे। और फिर ये जो है विसर्ग भी इसी में रखा जाता है। विसर्ग मतलब जिसमें बिंदी लगती है। मैंने 2 अयोग वहाँ पढ़ाए थे आपको, एक था अयोग वहाँ ये और एक था अयोग वहाँ ये। इसमें ये वाला अयोग वहाँ विसर्ग वाला, ये भी इसी में रखते हैं। डा ढक्कन याद रखना, 2-4 मिनट में हवा निकलेगी सारी, तो महाप्राण में रखते हैं इसको। अब अल्प प्राण वाला पढ़ेंगे हम। अल्प प्राण वाला ये होगा, अल्प प्राण में पहली बात तो हम 1, 3, 5 वाले रखेंगे भाई, वो 2-4 मिनट में निकलेगी इसकी हवा, तो यहाँ 1, 3, 5 याद रह जाएगा। फिर स्वर भी इसी में रखते हैं। स्वर बोलने में बहुत कम जोर लगाना पड़ता है, इसलिए अल्प प्राण में आता है। फिर अनुस्वार भी इसी में रखे जाते हैं। अनुस्वार किसको बोलते हैं भाई? अनुस्वार होता है, मैंने 2 अयोग वहाँ आपको कराए हैं। 2 अयोग वहाँ में एक था अंग और एक था अह।
तो ये वाला है इसे अनुस्वार बोलते हैं। और एक ढ, भाई ढ ढक्कन वहाँ था, अंग यहाँ आ गया है, ड यहाँ आ गया यानी कि ठीक, एक वहाँ चला गया एक इसमें आ गया, दोनों का विभाजन याद रखना आप। इस तरीके से हमने वर्णमाला के सभी टॉपिक को रिलेट करके कैसे न कैसे पढ़ लिया एक बार ठीक। अब इसके पर्सन लेंगे हम प्रीवियस ईयर के ठीक। इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो में केवल और केवल क्वेश्चन ही लूँगा बस। अब थोड़ा सा इस वीडियो में एक चीज़ और देख रहा मैं कि थोड़े से फैक्ट भी इम्पोर्टेंट फैक्ट वो इसी वीडियो में साथ के साथ आपको मैं करा रहा। और भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। वो फैक्ट आपको अभी इस वीडियो में मैं शुरू की वीडियो है भाई। फैक्ट ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है अगर पूछी जाती है तो वर्ण कहेंगे, अक्षर कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। वर्ण अक्षर बात एक ही है, ध्वनि भी बोल सकते हैं लेकिन ऑप्शन में अगर सब मिलती हैं तो आयोग ने वर्ण मानना हर बार। तो वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। लिखित रूप में किसका प्रयोग वर्णों का किया जाता है? दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? एक शब्द का निर्माण करते हैं। वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकेंगे वह वर्ण है, क्योंकि वर्ण को कैसे तोड़ेंगे आप? वर्ण को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो फिर कुल वर्ण कितने हैं? तो 52। वैसे मैंने बताया आपको 52 अगर नहीं दिया हुआ ऑप्शन में लेखन के आधार पर दिया आया तो 52 है। अगर उच्चारण के आधार पर कहा तो 45 है। कभी कभी 47 भी मान लिया गया विशेष स्थिति में, यदि वो कह दे कि उन्हें भी शामिल कर दो, क्षिप्त हैं जो उच्छिप्त व्यंजन मैंने आपको 2 बताए, उन्हें शामिल करने पर 47 हो जाएंगे। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ मैं इसे। हिंदी वर्णमाला को किस प्रकार लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान लग रहे होंगे आप लोगों को। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी में को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन बोलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, बड़ा अच्छा है ये। और कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर। कितने व्यंजन हैं? तो 33। मैंने आपको बहुत पीछे डिटेल में पढ़ा दिया, इससे पहली वीडियो देखना पूरा क्लियर हो जाएगा। 11 स्वर हैं, 13 तब बोलते हैं योग वहाँ को शामिल करते हैं। लेखन के आधार पर 11 रहेंगे, बोलने के आधार पर उच्चारण के आधार पर 10 रहेंगे क्योंकि रीरी नहीं बोला जाता है। 33 व्यंजन है। अगर अयोग वहाँ को शामिल कर लिया जाए तो व्यंजनों की संख्या 35 हो जाएगी। ठीक है, 33 व्यंजन है, उन्हें शामिल करके 35 हो जाएगी। और 2 और शामिल कर दे इसी वीडियो में, शायद मैंने ये पीछे बता दिया कि 2 और शामिल कर अयोग वहाँ अगर 33 है और हमें शामिल करने पड़ जाए अड़ और ढ जो उच्छिप्त व्यंजन है तो 35 हो जाएंगे। अगर 2 और शामिल करने पड़ गए तो 37 भी हो जाएंगे। वो 2 कौन से हैं? जो जय और फै मैंने बताया आगत स्वर जो है, व्यंजन, आगत व्यंजन जो है उन्हें शामिल करके ये 37 भी हो सकते हैं। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उसमें आप प्रैक्टिस करके देख ही लोगे। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र होते हैं ये, इसमें किसी को बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। स्वरों के अन्य नाम अच, बहुत याद रखेंगे। स्वरों का अन्य नाम क्या है? अच। स्वर पहला आते हैं, ए पहला आता है, इसलिए ये। मतलब व्यंजनों का अन्य नाम हल। ठीक, तो हल तो बाद में है, हल ए अच, ए स्वर है व्यंजन है, ऐसे याद कर लेंगे हम। ठीक है, उसके उच्चारण लगने वाले समय को, स्वरों को कितने भेद में लगने वाला समय? 3 प्रकार मैंने बताया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। प्लूत 3 गुना समय लगता है ह्रस्व का और डबल समय लगता है दीर्घ में ह्रस्व का। ठीक, ह्रस्व व्यंजन कौन से हैं? 4 व्यंजन मैंने बताया, मूल व्यंजन ये है। दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो 3 हैं, डबल समय लगता है आ ई उ। ठीक है, 3 है ये। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो 4 हैं। हालांकि ये जो दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर इसने लिखे कितने हैं? तो 3 बताए। ठीक, दीर्घ स्वर वैसे आयोग जो मानता है वो 7 को मानता है। 7 कौन से भाई? आ ई उ ये तो है ही, इसके साथ साथ फिर रीडी वगैरह भी, ए भी जुड़ जाएगा इसमें, आई भी जुड़ जाएगा इसमें, ओ भी जुड़ जाएगा इसमें, औ भी जुड़ जाएगा इसमें। तो टोटल कितने हो गए? 4 और जुड़ गए तो 7 हो गए टोटल व्यंजनों की संख्या, दीर्घ व्यंजन जिसे बोलते हैं। इसके बाद स्वर, दीर्घ स्वर कितने? ये हो गया। संयुक्त स्वर कितने हैं? तो 4 संयुक्त मैंने बताए आपको, ए आई ओ औ 4 संयुक्त स्वर है। किन किन के मेल से बना हुआ बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में। वीडियो जरूर देख लेना, चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना भाई,
ज़्यादा से ज़्यादा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहा जाता है, जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो 25। कै वर्ग बताया मैंने, कचट तक मैंने पूरा बताया। एक में 5 है लाइन में, तो पंजे पंजे 25 हो जाएंगे पूरे पूरे। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4 है, यह लव है, ठीक। स है को मैंने बताया कि उष्ण व्यंजन बोलते हैं, या संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा जाता है। कौन से वर्णों में स्वर व्यंजन का मध्य माना जाता है? तो अंतस्थ को मध्य माना जाता है। अंतस्थ मैंने आपको बताया, या लव है, ये अंतस्थ माने जाते हैं। पहले से इसका डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ आपके सामने। उसके बाद इसमें पूछ लिया कौन से वर्णों की को कंठ से किया जाता है, तो कंठ से कौन से को बोलते हैं? तो कंठ से बोलने में जो है कौन से वर्ग का उच्चारण कंठ से किया जाता है? कंठ वालों का मैंने बताया बहुत अच्छे से। कंठ मतलब कौवा, और कौवा जब ठूंग मारता है, चोंच मारता है, तो भाई कै कंठ, कै कौवा, कै कंठ, तो कै वर्ग आएगा पूरा का पूरा। उसके बाद हा ऐसे है की और आ की आवाज़ आएगी। उच्चारण तालु से होता है। तालु के लिए मैंने चम्मच बताया। चम्मच बच्चे का लग गया, ई रोने लगा, और फिर चुप करने के लिए माई पूछा चम्मच लगवा ली? यस है, यस यस बोल दिया बच्चे ने, अंग्रेजी बच्चा था। दांतों के साथ जिह्वा का मेल क्या कहलाता है? 1 मिनट, इसे जो है अगले उसमें देख लेते हैं हम। ये आ गया भाई। तो उष्ण व्यंजन हो गए, ये अंतस्थ पढ़ लिया हमने, और कंठ से हो गए, तालु से हो गए। दांत और जिह्वा के साथ जो बोले जाते हैं, तैथ है, दैध है, ये वाले हैं। तैथ है, दैध है को भाई तय तख्ती पढ़ा था, दांत से सीधा संबंध था, ठीक, तो वो पढ़ा था हमने। फिर जो होस्ट और दोनों होठों से बोले जाते हैं, वो ये था ऊ पै पतंग, ठीक, उड़ी उड़ी, मैंने ये सब बताया था आपको। उसके बाद दंतोष्ट वै को बोलते हैं, कंठोष्ट ओ औ को बोलते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। कंठ तालु क्या होता है? ए ऐ को बोलते हैं, क्योंकि ये मिक्स जो है मिश्रित वाले दीर्घ स्वर हैं ये। और कौन से व्यंजन को दांतों के मसूड़े से होता है? दांतों के मसूड़े से कौन से होते हैं? तो ये भाई नया क्वेश्चन है, देखो मैंने बताया प्रैक्टिस से नए नए क्वेश्चन निकलते हैं, तो ये क्वेश्चन नया निकला है कि ये दांतों के अंदर मसूड़े से होता है। तो न, रै, लै, सै, जय का होता है मसूड़े से निर्माण, ठीक। नर, भाई नर के ही मसूड़े होते हैं, नर, जय, जलस कर लो, ठीक। नर को जलस हो रही, मसूड़े दिखा रहा, नर को जलस हो रही, मसूड़े दिखा रहा, दांत दिखा रहा, ठीक, जलन में, तो ऐसा याद कर सकते हैं। उसके बाद तालुक के रस से कौन से हैं? तो कंठ, ये बोल रहा है ई को इसने कंठोष्ठ भी कहा है। और वैसे वही नासिक के उन्हें बोलते हैं, जो लास्ट के 5वें में होते हैं, वो सारे के सारे नासिक के हैं, जो 5वें वाले स्तंभ में लिखे हुए सारे के सारे, ठीक। और कौन सा तालुक के नासिक के है? तो ई है तालुक के नासिक के, ठीक भाई। नासिक के तो है ही, और तालु में आएगा ही आएगा, क्योंकि तालु में कौन से आएंगे? तो तालु में हमेशा च वर्ग आता है, और च वर्ग में ही है लास्ट वाला है, तो नासिक के भी इसको ही बोलते हैं। इसको कंठोष्ठ भी बताया इन्होंने। कंठोष्ठ हालांकि इसको बोलते नहीं है, तालुक के नासिक के में श्रेणी में आता है ये, ठीक। तो कंठोष्ठ की श्रेणी में इसको रखते नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब आवाज़ आती है तो कंठ और ओष्ठ दोनों का ई है ऐसे बोलते हैं, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इसलिए रख दिया इसने। अनुनासिक के वर्ण कौन से होते हैं? अनुनासिक के वर्ण होते हैं जिन्हें बोलते समय नाक से आवाज़ आती है, अनुनासिक के बोलते हैं, जिसे नासिक के भी बोलते हैं। पंचम वर्ग, हर वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक के कहलाता है। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मिलने को क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। संयुक्त कितने हैं? 4। किस किस के मेल से बने हुए? पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया। फिर हिंदी कोश में अक्षय का क्रम किसके बाद आता है? ये जरूर पढ़ लेना भाई, क्या के बाद आता है। कभी अक्षय आप ये सोचो अच्छा अक्षय, त्रय, अज्ञय ऐसा पढ़ लो तो भाई अक्षय तो वहाँ आ रहा, तो ऐसा नहीं होता है। अक्षय का क्रम किसके बाद आता है ये पूछ रहा, क्योंकि अक्षय को जब हम विच्छेद करेंगे, इसको 2 हिस्सों में तोड़ेंगे हम, तो इसमें जो आवाज़ आएगी अक्षय को बनाने में वो कै और अक्षय, कै और सै की आएगी, जिसमें से कै को आधा माना जाता है, तो अक्षय बनता है ये, ठीक। तो कै के बाद आता है इसका क्रम, ये याद रखना। तरह का क्रम तय और रै की प्रोनाउंसिएशन आता है तरह में भी,
तो तरह को भी किस में रखते हैं, तय, और इसका जब होता है साउंड तो तय और प्लस रह बन से मिलकर बनता है, मिक्स है, तो इसके ये आधा होता है तो तय के बाद रह आता है, तो इसलिए तय के बाद रहता है, तो तय के बाद है इसका क्रम, जैसा वो कै के बाद है तय के बाद है, ऐसे आता है। और उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं भाई, 2 होते हैं, 2 फेंके हुए बोलते हैं इनको। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, अयोगवाह वर्ण उन्हें बोलते हैं जिनको ना तो स्वर में रखा गया ना व्यंजन में रखा गया, इनकी कैटेगरी जो है वो अलग की है, अयोगवाह की कैटेगरी अलग ही है। तो अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है, अंग और अह को अयोगवाह बोलते हैं, पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार का चिन्ह अंक की बिंदी वाला 2 होते हैं, मैंने दोनों बताए आपको भाई, ये मैंने ऐसा बताया था, एक तो अंक की बिंदी वाला और एक एह वाला, ये वाला। तो ये वाला बिंदी वाला कहलाता है अनुस्वार और ये कहलाता है विसर्ग, याद रखेंगे। अच्छा, विसर्ग का ये कहाँ से उच्चारण स्थान है, ठूंग मार ली थी अगर तब ऐसे किया था, तो विसर्ग वहाँ है कंठ से, क्या ख पै में उर्दू में लिया गया है, तो फै को लिया गया उर्दू भाषा, ठीक। इसी में ही अगर नीचे ही बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा दूसरे वाला, यानी जय उससे नहीं आया बन जाएगा फिर ये। तो इसमें फिर अगले पे, तो ये है फै, फै इस पर तुक लग गया, तो ये तुक लग गया इसके पे, तो ये हो जाता है फिर आगत, ठीक। उर्दू भाषा लिया गया, जय और फै दोनों के दोनों आगत है ये। घोष अन्य नाम से जाना जाता है, सैघोष भी बोलते हैं, घोष सैघोष एक ही बात थी, और सवर यह वह को कहा जाता है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अगली जो वीडियो आएगी वो प्रैक्टिस के लिए आएगी, केवल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है भाई बच्चों। लाइक और शेयर